हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में। हम ये जानेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इसको कब और कैसे इस्तेमाल करती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग एक तरह की पॉलिसी होती है जिसमें देश में जो सेंट्रल बैंक होती है, हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो देश में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कमर्शियल बैंक्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ जाती है, जिससे वो कमर्शियल बैंक फर्दर लेंडिंग कर सकें मार्केट में। सो ओवरऑल इसका पर्पस ये होता है कि देश में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए। जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, क्योंकि आरबीआई जब उनसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर लेती है तो बैंकों को वो पैसा मिल जाता है उन बॉन्ड्स के बदले, और उस पैसे को कमर्शियल बैंक्स लोन के तौर पे अपने कस्टमर्स को दे देती है, जिससे कि देश में कंजम्पशन बढ़ता है। लोग लोन लेके एसेट्स परचेज करते हैं या उसको अलग अलग जगहों पे उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। कंजम्पशन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरह से बूस्ट मिल जाता है। सो किसी भी देश में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जब गवर्नमेंट को इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा मोस्टली तब होता है जब देश में स्लो डाउन जैसी स्थिति आ जाती है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। जैसा अभी हम देख रहे हैं, इकोनॉमी की हालत ख़राब है क्योंकि कोरोना महामारी ने इकोनॉमी को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रहें, अदरवाइज़ लोगों के रोज़गार छिन जाएंगे। मनी सप्लाई बंद होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। सो जो सरकार के पास अलग अलग तरीके होते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने के, उसमें से एक तरीका है क्वांटिटेटिव ईजिंग। हमारे यहाँ भारत में जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, जब किसी तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, तो ऐसे टाइम पे सरकार सेंट्रल बैंक यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। आपने आरबीआई द्वारा रेट कट्स के बारे में सुना ही होगा, जहां आरबीआई कमर्शियल बैंक को दिए हुए उधार पर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। इसे हम रेपो रेट कट भी कहते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है उस पर्टिकुलर लोन पे जो कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को दिया हुआ है, तो इससे कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है और इसका इस्तेमाल कमर्शियल बैंक्स और ज़्यादा लोन्स देने में करती हैं। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज़ अ टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू फर्दर इंक्रीज लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स। सो यही हमने देखा, ये एक तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है। यूजुअली हमारे यहाँ जो मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है वो रेट कट्स की होती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग एक अलग तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है, बट दोनों का उद्देश्य सेम होता है कि लोगों के हाथ में किसी न किसी तरीके से ज़्यादा पैसा अवेलेबल कराया जाए ताकि इकोनॉमी में कंजम्पशन और मनी सप्लाई दोनों बढ़ जाए। जनरली क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल इंडिया में नहीं होता है, पर दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये रेगुलरली होता रहता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जैक्टली यूज़ नहीं करती है कि वो डायरेक्टली जाके कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर ले। ऐसा उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं और वहाँ की सेंट्रल बैंक्स के पास फर्दर रेट कट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। भारत में तो इंटरेस्ट रेट हमेशा से ही ज़्यादा रहे हैं। जैसे हमें एफडी पे जो ब्याज मिलता है वो 6 से 9% तक मिलता रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है। इसी तरह हाउसिंग लोन्स पर बैंक्स ऑन एन एवरेज 8 से 12% तक इंटरेस्ट चार्ज करती रही हैं। पर्सनल लोन्स पे करीब 12 से 18%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और व्हीकल लोन्स पे भी 9 से 15% तक इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो जैसे कमर्शियल बैंक्स हमें लोन देती है, उसी तरह बैंक्स को आरबीआई से भी लोन लेना पड़ता है और आरबीआई करीब 5-6% के ब्याज पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देती रहती हैं। बट आज की डेट में ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आरबीआई मान लीजिए 0.75% यानी 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करती है, तो इससे कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट लायबिलिटी कम हो जाती है।
पहले वो ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब वो 0.75% कम उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और ये अमाउंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, सो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। सो बैंकों के पास एडिशनल लिक्विडिटी आ जाती है। सो अब ये बैंक्स अपने होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, ऑटो, कार लोन्स, बिजनेस लोन एक्सेट्रा पर ब्याज दर कम कर देते हैं। तो अगर कंज्यूमर ने 10 लाख का लोन लेना है तो रेट कट के पहले उसे 25,000 की ईएमआई देनी होती, पर रेट कट के बाद वो ईएमआई 24,000 या 23,500 के आसपास हो जाती है। तो इससे कंज्यूमर लोन लेना प्रेफर करते हैं कम ईएमआई पे। जब कंज्यूमर लोन लेकर सामान खरीदते हैं तो देश में कंजम्पशन बढ़ता है और यही आरबीआई का मेन एम भी होता है। बट अब मान लीजिए कि देश में ऐसा समय आ गया है कि इंटरेस्ट रेट अगर 1% हो जाए, यानी कमर्शियल बैंक आरबीआई से 1% पर लोन लेना चालू कर दें। ऐसे समय में आरबीआई रेट कट कैसे करेगी? उसके पास रेट कट करने की कोई जगह नहीं बचेगी और रेट कट्स करने पर उसे नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लगेंगे, यानी लॉस होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि कभी ऐसा होता भी है, इंटरेस्ट रेट इतने लो कभी कहीं जा सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, ऑलमोस्ट सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ब्याज दरें 2% से नीचे ही हैं और कहीं कहीं तो ये 0% भी हैं। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहीं जगह पे नेगेटिव भी देखने को मिलता है। तो ऐसी ही परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है जहां पे आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक को रेट कट करने के लिए जगह नहीं बचती है, तो वो सहारा लेती है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, यूके है, जापान है, जर्मनी है, इन तरह के देशों में क्वांटिटेटिव ईजिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। तो यहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इन डेवलप्ड देशों की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो वहाँ की कमर्शियल बैंक्स और जो वहाँ के प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके फाइनेंशियल एसेट्स खरीद लेती हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वो वहाँ की बैंकों से खरीद लेती है और जब वो सेंट्रल बैंक्स उन कमर्शियल बैंक से ये अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स खरीदती है तो बैंकों के पास एडिशनल पैसा आ जाता है और वो लोन बांटने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन डेवलप्ड कंट्रीज में मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। बट भारत में हाई इंटरेस्ट रेट के चलते ऐसा नहीं हुआ। रिसेंट हिस्ट्री में कोरोना महामारी के चलते यूएस और जापान दोनों ने बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट से बॉन्ड्स खरीदे हैं। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत क्या है, तो ये हमने देख ही लिया है। आरबीआई रेट कट करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए और वो फिर फर्दर रेट कट करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ताकि देश में कंजम्पशन और मनी सप्लाई बढ़ जाए। सो नॉर्मली अगर रेट कट की गुंजाइश है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्री में ऑलरेडी हाई है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर इंटरेस्ट रेट लो हो और कोई गुंजाइश नहीं हो फर्दर रेट कट्स की, वहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल बैंक्स को। बट हमारे यहाँ एज अ रेगुलर प्रैक्टिस सिर्फ रेट कट किया जाता है और रेट कट के थ्रू ही मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश आरबीआई करती है। सो जो एक्स्ट्रा मनी आया कमर्शियल बैंक्स के पास वो फर्दर पास ऑन हो जाता है कंज्यूमर्स के पास। लोअर इंटरेस्ट रेट से कस्टमर्स की ईएमआई रिड्यूस हो जाती है, लोगों की ईएमआई कम हो जाती है, तो उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बचने लगता है हर महीने और इससे ओवरऑल कंजम्पशन जो मार्केट में होता है वो बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा लोअर इंटरेस्ट रेट से कस्टमर भी खींचे चले आते हैं नए लोन्स लेने के लिए, नए प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, एसेट्स परचेज करने के लिए। सो ओवरऑल कंजम्पशन और मनी फ्लो को इम्प्रूव करने की ये एक कोशिश होती है। बट जैसा हमने अभी देखा कि इंटरेस्ट रेट अगर इतने लो ऑलरेडी हो कि आरबीआई के पास फर्दर रेट कट करने की कोई गुंजाइश ना हो, तब ही क्वांटिटेटिव ईजिंग काम में आती है। इंडिया के लिए अच्छा है कि ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन आरबीआई को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब देखेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग और इंडिया में कोई संबंध रहा भी है कि नहीं। तो आरबीआई को कभी भी क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत डायरेक्टली नहीं पड़ी है। हमारे इंटरेस्ट रेट हमेशा से हाई रहे हैं और इसके कारण जब भी आरबीआई को मनी फ्लो बढ़ाना होता था तो वो रेट कट का ही सहारा लेती थी। आज भी ऐसा ही होता है। डेवलप्ड कंट्रीज के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करती हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज नेवर अ गुड मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज ऑफ इट्स इल इफेक्ट्स। बट डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, यूके हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट इतने लो हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं सिवाय क्वांटिटेटिव ईजिंग यूज़ करने के। सो ये थी क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।